हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। अगला अपडेट देखिए। आईआरसीटीसी की तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान एक बड़ा तकनीकी संकट सामने आया है, जहां देश भर के यात्रियों को वेबसाइट और ऐप क्रैश होने की समस्या का सामना करना पड़ा है। मुख्य बात यह है कि जैसे ही सुबह 10 बजे तत्काल बुकिंग शुरू हुई, भारी संख्या में यूजर्स एक साथ लॉगिन करने लगे, जिससे सर्वर पर दबाव बढ़ गया और सिस्टम ठप हो गया। इससे पहले भी कई बार ऐसी समस्या सामने आ चुकी है, जब पीक टाइम में टिकट बुकिंग के दौरान वेबसाइट स्लो या क्रैश हो जाती है, जिससे यात्रियों में नाराजगी बढ़ती रही है। रेलवे की ओर से कहा गया है कि यूजर्स को अलग अलग ब्राउजर या ऐप अपडेट करके दोबारा कोशिश करनी चाहिए, ताकि बुकिंग सफल हो सके। इस घटना के बाद डिजिटल सिस्टम की क्षमता और सुधार को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि लाखों लोग रोजाना इस सेवा पर निर्भर रहते हैं। अब देखना होगा कि रेलवे इस तकनीकी चुनौती को कैसे दूर करता है और यात्रियों को बेहतर अनुभव कैसे देता है। और वहीं एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती मांग को देखते हुए अब डिलीवरी सिस्टम में बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को तेजी से गैस सिलेंडर मिल सकेगा। मुख्य जानकारी के अनुसार गैस एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे बुकिंग के बाद जल्द से जल्द डिलीवरी सुनिश्चित करें और वेटिंग टाइम को कम करें। पिछले कुछ समय से त्योहारों और बढ़ती खपत के कारण कई जगहों पर सिलेंडर की डिलीवरी में देरी हो रही थी, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सरकार और तेल कंपनियों ने इस स्थिति को देखते हुए सप्लाई चेन को मजबूत करने और डिलीवरी स्टाफ बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके अलावा डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम को भी बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे उपभोक्ता अपनी बुकिंग की स्थिति आसानी से जान सके। इस फैसले से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में गैस सिलेंडर की उपलब्धता और डिलीवरी दोनों में सुधार देखने को मिलेगा। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए डिजिटल ट्रेसिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे बीज और फसल की निगरानी पहले से अधिक सटीक हो सकेगी। इस योजना के तहत हर बीज और उसकी सप्लाई को डिजिटल तरीके से ट्रैक किया जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर गुणवत्ता और पारदर्शिता मिलेगी। प्रदेश में गन्ना उत्पादन लंबे समय से एक बड़ा आर्थिक आधार रहा है, लेकिन बीज की गुणवत्ता और वितरण को लेकर कई बार शिकायतें सामने आती रही हैं। सरकार का मानना है कि इस नई तकनीक से न केवल फसल की उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि किसानों की आय में भी सुधार होगा। इसके साथ ही यह सिस्टम फर्जी बीज की बिक्री पर भी रोक लगाने में मदद करेगा, जिससे किसानों को नुकसान से बचाया जा सकेगा। कुल मिलाकर यह कदम कृषि क्षेत्र में डिजिटल बदलाव की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आतंकवाद निरोधक इकाइयों और सुरक्षा जांच पर करीब 600 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। मुख्य रूप से यह बजट एंटी टेरर स्क्वाड, विशेष सुरक्षा बल और आधुनिक उपकरणों की खरीद पर लगाया जाएगा, ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सुधार किए गए हैं, जिससे अपराध दर में भी कमी देखने को मिली है। सरकार अब हाईटेक तकनीक, निगरानी सिस्टम और ट्रेनिंग पर फोकस कर रही है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां और अधिक सक्षम बन सके। इस पहल से बड़े शहरों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा और कड़ी होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेश भविष्य में किसी भी संभावित खतरे को रोकने में अहम भूमिका निभाएगा। राइट, तो चलिए आगे बढ़े एक और अपडेट देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, जहां कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। मुख्य संकेत यह मिल रहे हैं कि जल्द ही प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। प्रदेश में आगामी चुनावों को देखते हुए राजनीतिक समीकरण लगातार बदले जा रहे हैं और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। बीते समय में भी कई बार कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं सामने आई थी, लेकिन अब इसे लेकर गतिविधियां तेज होती दिख रही हैं। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें और भी बढ़ गई हैं कि कौन कौन से नेताओं को जिम्मेदारी मिल सकती है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि कब आधिकारिक घोषणा होती है और किसे नई भूमिका सौंपी जाती है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन दरों में बड़ा बदलाव लागू कर दिया है, जो अब पूरे प्रदेश में प्रभावी हो चुका है। मुख्य जानकारी के अनुसार अलग अलग श्रेणियों के श्रमिकों के लिए नई वेतन दरें तय की गई हैं, जिससे लाखों मजदूरों की आय में सीधा इजाफा होगा। प्रदेश में पहले से ही श्रमिकों की मजदूरी को लेकर समय समय पर संशोधन होते रहे हैं, ताकि महंगाई और जीवन स्तर के अनुसार संतुलन बना रहे। सरकार का कहना है कि इस फैसले से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को खास राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नई दरों के लागू होने के बाद अब नियोक्ताओं को भी इन्हीं मानकों के अनुसार भुगतान करना अनिवार्य होगा। इस कदम को श्रमिक हित में एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है, जिससे रोजगार क्षेत्र में सकारात्मक असर पड़ सकता है। और वहीं उत्तर प्रदेश में डेयरी सेक्टर में नई कंपनियों की एंट्री से रोजगार के बड़े अवसर पैदा होने जा रहे हैं, जिससे हजारों लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। मुख्य रूप से निजी और सहकारी कंपनियां मिलकर दूध उत्पादन और प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश बढ़ा रही हैं। प्रदेश में डेयरी उद्योग पहले से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग इस पर निर्भर हैं। सरकार भी इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं और सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे निवेश आकर्षित हो रहा है। नई कंपनियों के आने से न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि किसानों को उनके दूध का बेहतर दाम भी मिल सकेगा।
कुल मिलाकर यह पहल ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता को मजबूती देने की दिशा में अहम मानी जा रही है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, गाजीपुर में जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करने के लिए स्थानीय भाषाओं को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने की अनोखी पहल की जा रही है। इस योजना के तहत द्विभाषी किताबें तैयार की जा रही हैं, जिससे छात्र अपनी मातृभाषा के साथ साथ मुख्यधारा की भाषा भी सीख सकें। क्षेत्र में लंबे समय से जनजातीय भाषाएं और परंपराएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, जिससे सांस्कृतिक पहचान पर खतरा बन रहा था। अब इस पहल से न केवल भाषा का संरक्षण होगा, बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। शिक्षा विभाग और स्थानीय संगठनों के सहयोग से यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जा रहा है। ये कदम सांस्कृतिक विरासत को बचाने और उसे आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का एक सराहनीय प्रयास माना जा रहा है। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना के तहत अब तक 27 लाख से अधिक बेटियों को लाभ मिल चुका है, जिससे महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिल रही है। मुख्य जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत बेटियों की शिक्षा और पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रदेश में बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कई योजनाएं चला रही है, जिनमें ये योजना प्रमुख है। इस योजना का उद्देश्य जन्म से लेकर शिक्षा के विभिन्न चरणों तक बेटियों को आर्थिक सहयोग देना है। सरकार का दावा है कि इससे बालिकाओं के प्रति समाज का नजरिया भी सकारात्मक रूप से बदल रहा है। कुल मिलाकर यह योजना बेटियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रही है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय में सुधा डेयरी ने दूध उत्पादकों के लिए नई योजना शुरू की है, जिसके तहत ज्यादा दूध देने पर किसानों को ज्यादा भुगतान मिलेगा। मुख्य रूप से यह योजना उत्पादन बढ़ाने और किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। क्षेत्र में डेयरी व्यवसाय लंबे समय से किसानों की आय का एक प्रमुख स्रोत रहा है, लेकिन बेहतर दाम की मांग लगातार उठती रही है। अब इस नई पहल से किसानों को उनकी मेहनत का अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। डेयरी प्रबंधन का कहना है कि इससे दूध की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार होगा। इस योजना को किसानों के लिए लाभकारी कदम माना जा रहा है, जो उनकी आमदनी बढ़ाने में सहायक साबित हो सकता है। और खबरों में आगे बढ़े, इससे पहले प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन से जुड़ा एक अहम प्रोटोकॉल सामने आया है, जिसमें ये बताया गया है कि संबोधन से पहले किन किन लोगों को जानकारी दी जाती है। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री सबसे पहले राष्ट्रपति को इस बारे में सूचित करते हैं, क्योंकि यह संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। देश में जब भी कोई बड़ा फैसला या आपात स्थिति होती है, तब राष्ट्र के नाम संबोधन का सहारा लिया जाता रहा है, जैसे नोटबंदी या महामारी के समय। इसके अलावा कैबिनेट और कुछ शीर्ष अधिकारियों को भी पहले से अवगत कराया जाता है, ताकि संदेश स्पष्ट और समन्वित रहे। ये पूरी प्रक्रिया गोपनीयता और सुरक्षा के लिहाज से तय की जाती है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि देश को दिया गया संदेश व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से पहुंचे। देखिए दोस्तों, एक तो महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां यह महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहीं हो सका और राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मुख्य तथ्य यह है कि इस बिल को पास करने के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया, जिससे ये लोकसभा में गिर गया। काफी समय से महिलाओं को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग उठती रही है, और इस बिल को उसी दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा था। सरकार और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर अलग अलग राय रखते हैं, जिससे यह मामला और विवादित हो गया है। अब इस पर आगे क्या रणनीति बनेगी, इसको लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुल मिलाकर यह मुद्दा आने वाले समय में भी राजनीति के केंद्र में बना रह सकता है। और इससे एक दिन पहले अभी आपको पता होगा, राशिफल के अनुसार 19 अप्रैल 2026 का दिन कई राशियों के लिए खास अवसर लेकर आया है, खासकर करियर और आर्थिक मामलों में। मुख्य रूप से कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों को करियर में नई उपलब्धियां मिलने के संकेत दिए गए हैं। वहीं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने और संतुलन बनाए रखने की सलाह दी गई है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह नक्षत्रों की चाल के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है, जिसे लोग अपने दैनिक निर्णयों में भी ध्यान रखते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए अनुशासन और पारदर्शिता जरूरी बताई गई है। कुल मिलाकर ये दिन कई लोगों के लिए सकारात्मक बदलाव और अवसर लेकर आ सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। रेलवे की ओर से राजस्थान और गुजरात से बंगाल के लिए 4 नई ट्रेनों की शुरुआत की गई है, जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा। मुख्य जानकारी के अनुसार ये ट्रेनें कई महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेंगी, जिससे यात्रा आसान और तेज हो जाएगी। इन राज्यों के बीच लंबे समय से बेहतर कनेक्टिविटी की मांग की जा रही थी, खासकर प्रवासी मजदूरों और व्यापारिक यात्रियों के लिए। रेलवे लगातार नई ट्रेनों और रूट्स के जरिए देश भर में कनेक्टिविटी मजबूत करने पर काम कर रहा है। इन ट्रेनों के शुरू होने से यात्रियों की भीड़ कम होगी और सफर ज्यादा आरामदायक बनेगा। ये पहल क्षेत्रीय विकास और लोगों की आवाजाही को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। भारतीय रेलवे ने गर्मियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए समर स्पेशल ट्रेनों की लंबी सूची जारी कर दी है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। मुख्य जानकारी के अनुसार इन ट्रेनों को खास तौर पर उन रूट्स पर चलाया जा रहा है जहां यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा रहती है। हर साल गर्मियों में घर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है, जिससे ट्रेनों में लंबी वेटिंग की समस्या सामने आती रही है। रेलवे ने इसी को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त कोच और नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों के संचालन से टिकट मिलने में आसानी होगी और यात्रा ज्यादा आरामदायक बनेगा। ये पहल यात्रियों की सुविधा और भीड़ नियंत्रण के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है।
और वहीं उत्तर प्रदेश में चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल देखा गया है, जहां एक ही दिन में कीमतों में करीब 5,000 रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और मांग बढ़ने के कारण ये तेजी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय से सोना और चांदी दोनों की कीमतों में लगातार बदलाव हो रहा है, जिससे निवेशकों और आम लोगों पर असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि शादी और त्योहारों के सीजन में मांग बढ़ने से कीमतों में और तेजी आ सकती है। लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में भी इसका सीधा असर देखा जा रहा है, जहां बाजार में हलचल बढ़ गई है। कुल मिलाकर यह बढ़ोतरी आम उपभोक्ताओं के बजट पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, गोरखपुर में आवास विकास परिषद की ओर से जंगल कौड़िया क्षेत्र में एक नई टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। मुख्य जानकारी के अनुसार इस परियोजना में आधुनिक सुविधाओं से लैस आवासीय और व्यावसायिक ढांचा तैयार किया जाएगा। गोरखपुर में तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण के चलते नई हाउसिंग योजनाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। सरकार इस योजना के जरिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और नियोजित विकास को बढ़ावा देना चाहती है। इस टाउनशिप में सड़क, पानी, बिजली और हरित क्षेत्र जैसी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये परियोजना क्षेत्र के विकास और निवेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और एक और बड़ा अपडेट, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज जलमरुमध्य को लेकर अमेरिका की संभावित नाकेबंदी की खबरों ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। मुख्य रूप से यह क्षेत्र तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। इस इलाके में पहले भी कई बार तनाव की स्थिति बन चुकी है, जिससे वैश्विक बाजारों पर असर पड़ा है। अगर नाकेबंदी होती है तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, जिसका असर भारत सहित कई देशों पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ऊर्जा संकट और महंगाई दोनों बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। देखिए दोस्तों, एक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए आदेश दिया है कि जिन खेतों के ऊपर से हाई टेंशन बिजली लाइन गुजरती है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। मुख्य जानकारी के अनुसार कोर्ट ने साफ कहा है कि किसानों की जमीन का उपयोग बिना मुआवजे के नहीं किया जा सकता। प्रदेश में लंबे समय से किसान इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहे थे, क्योंकि उनकी जमीन प्रभावित होने के बावजूद उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल रहा था। यह मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद विस्तृत सुनवाई हुई और किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया गया। इस आदेश के बाद अब संबंधित विभागों को मुआवजा प्रक्रिया को तेजी से लागू करना होगा। यह फैसला किसानों के अधिकारों की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें। दोस्तों, आईपीएल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी अभिषेक शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम के लिए सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। मुख्य रूप से उन्होंने बेहद कम गेंदों में 50 रन पूरे कर मैच का रुख अपनी टीम के पक्ष में कर दिया। आईपीएल में पहले भी कई खिलाड़ियों ने तेज पारियां खेली हैं, लेकिन ये प्रदर्शन खास तौर पर चर्चा में आ गया है। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार नमूना पेश किया। उनकी इस पारी ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। कुल मिलाकर यह पारी इस सीजन के सबसे यादगार प्रदर्शनों में से एक मानी जा रही है।